तो ये वीडियो ना साहब, अगर आप चाहे CUET PG के स्टूडेंट हो, चाहे वो CUET UG के स्टूडेंट, या फिर आप पहले परीक्षा दे चुके हो, चाहे आपकी परीक्षा अच्छी गई हो चाहे आपकी परीक्षा खराब गई हो, इस पूरे वीडियो को देखिएगा। इस देश की शिक्षा की वास्तविकता और शिक्षा की महत्ता आपको समझ में आ जाएगी। CUET UG 2024 की प्रवेश परीक्षा चल रही है और इसको आप धांधली कहें, भेदभाव कहें, निकम्मापन कहें, चाहे जो कहें, एग्जाम में भारी से भारी गलती देखने को मिल रही है। तो आज इस वीडियो में प्रॉब्लम्स को भी बताऊंगा और एक बहुत ही छोटा मुंह बड़ी बात करते हुए सजेशंस भी बताऊंगा कि उन प्रॉब्लम्स का समाधान क्या हो सकता है। मतलब यूजीसी के चेयरमैन, एनटीए के तमाम पदाधिकारी जिसके लिए तमाम पैसे लेते हैं, लेकिन उनको इस बात की सुध नहीं है कि किस तरीके से परीक्षा करानी चाहिए, या फिर ग्राउंड रियलिटी है क्या, या फिर जो समस्याएं आती हैं उसकी प्री प्लानिंग हमारे दिमाग में क्यों नहीं है कि यह समस्या आ सकती है सेंटर्स पर। नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आज का ये वीडियो आप सभी कंप्लीट देखिएगा और कंप्लीट देखने के साथ साथ शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर CUET PG की ज़्यादा ऑडियंस है, UG की कम ऑडियंस है। तो हो सकता है कि UG के बच्चों तक ये वीडियो कम पहुंचे, और ये वीडियो अगर कम पहुंचेगा तो ये वीडियो जो जिस उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा है, जिस सोच के साथ बनाया जा रहा है, वो सोच, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। ये उद्देश्य है आगे आने वाले समय में, और इस बार जो गलती हुई है इसको तत्काल प्रभाव से सुधार किया जाए और बच्चों को मौका दिया जाए। जिनका पेपर सही ढंग से हुआ है वो भी ध्यान से सुनेंगे। आपको सारी बातें बड़े ही निष्पक्ष ढंग से मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले बड़े स्तर पर गड़बड़ी, किसी को कोई मतलब नहीं, छात्रों की सुनेगा कौन? कोई सुनेगा? कोई राजनेता, कोई सुनने वाला है? चुनाव के प्रचार चल रहे हैं। मैं किसी पार्टी से ना ही ताल्लुक रखता हूं और ना ही मुझे किसी की बुराई या किसी की अच्छाई करने की कोई आवश्यकता है इस वीडियो में। लेकिन आप मुझे यह बताएं कि किसी राजनेता के पास लेकर के मैं जाऊं, या जिन बच्चों ने इस एग्जाम में प्रॉब्लम फेस किया है, अभी 2 दिन परीक्षा हुई है और 2 ही दिन में यह स्थिति देखने को मिल गई, तो आगे आने वाले समय में अभी कितनी समस्या देखने को मिलेगी। पूरी की पूरी में मीडिया एजेंसी, अगर CUET के एजुकेटर्स को छोड़ दिया जाए जो ईमानदारी से आपको पढ़ाते हैं या फिर ईमानदारी से अगर आपको सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा सेंटर्स पर जो गड़बड़ियां हुई हैं, क्या कोई मीडिया एजेंसी ने कवर किया है? क्या जिस जिस शहर में जहां जहां प्रॉब्लम हुई है, क्या किसी बड़े पेपर के कटिंग में फ्रंट पेज पर छप के आई है चीजें कि कम से कम पूरा देश, कम से कम वो पूरा क्षेत्र जाने कि हाँ CUET में ये गड़बड़ी हुई है? प्रॉब्लम्स को सबसे पहले गिना देता हूं, फिर सुझावों को भी बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपसे कोई मुझे रिक्वेस्ट नहीं है, बस रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को शेयर करिएगा। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, बिना जांच पड़ताल के सेंटर्स बनाए गए हैं। कहा जाता है जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, शैतान का। अगर आप इतने बड़े पद पर UGC के चेयरमैन साहब बैठे हैं, आपके मन में ना ही कोई प्लानिंग बनी ना ही कुछ बना। मुझे लगता है कि एप्लीकेशन फॉर्म आने के पहले जो अनाउंसमेंट हुआ 1 महीने पहले तमाम मीडिया एजेंसीज में कि ऑफलाइन पेपर हो सकता है, बस उसी जल्दबाजी में आपने ऑफलाइन पेपर करा दिया। अगर आपको ऑफलाइन पेपर कराना था तो क्यों CUET 2023 के तुरंत बाद ही आपके दिमाग में वो प्लानिंग नहीं आई? क्यों वहीं से वो रिसर्च नहीं शुरू हो गया? 1 महीने में आप सेंटर्स ऑक्युपाई कर रहे हैं, 1 महीने में आप फॉर्म भरवा रहे हैं, उसी बीच में सब कुछ कर रहे हैं, तो बिना जांच पड़ताल के गधा गधा सेंटर्स रख करके क्यों बच्चों का भविष्य चौपट कर रहे हैं? या तो मत कराइए परीक्षा, ले लीजिए बोर्ड के मेरिट के आधार पर एडमिशन। फिर क्या मतलब है इस परीक्षा का, जिस परीक्षा में ना ही कोई निष्पक्षता है ना ही कोई स्तर है? सेंटर्स को कोई सख्त निर्देश नहीं है। मैं तमाम ऐसे सेंटर्स अपने शहर में बता सकता हूं जिसमें इनविजिलेटर के नाम पर चपरासी स्तर के लोग इनविजिलेटर का काम करते हैं। वहां कोई शिक्षक इनविजिलेटर के रूप में नहीं रहता है। ऐसे डिग्री कॉलेजेस जो हमेशा से बंद पड़े रहते हैं, वहां सिर्फ पैसे के लिए सेंटर्स जाते हैं, और सेंटर्स जाने के बाद वहां ग्रुप डी के जो लेवल के जो लोग होते हैं, यानी आप चपरासी लेवल का कह सकते हैं, उस लेवल के लोग वहां इनविजिलेटर का काम कर रहे होते हैं। तो चपरासी और ग्रुप डी के इनविजिलेटर अगर काम करेंगे सेंटर्स पर, अगर परीक्षा में स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे, तो वो किस स्तर का गाइड करेंगे? और दूसरी छोटी मुंह बड़ी बात, वो ज्यादा रौब, अगर एक अध्यापक इन्विजिलेटर होगा
और एक ग्रुप डी का कोई कर्मचारी इन्विजिलेटर होगा। अध्यापक कभी रौब नहीं दिखाएगा बच्चों पर, और ग्रुप डी का छोटा सा चपरासी जरूर रौब दिखा देगा स्टूडेंट्स पर। समय पर न एंट्री हुई, न ही बराबर समय दिया गया बच्चों को। आज भी, पिछले दिनों भी, उसके एक दिन पहले भी ये समस्या आज भी देखने को मिलेगी। 2 दिन पहले मैं लगातार सेंटर्स पर विजिट किया हूं और मैंने ये समस्या देखी है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स ने साफ तौर पर बताया है कि सर, गार्जियन बता रहे थे, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, गार्जियन कह रहे हैं सर यहाँ एंट्री बहुत लेट दिया गया। भाई, सेंटर पर जिस समय एंट्री दी जानी है उस समय एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है? और तो और एंट्री देने के बाद किस एनटीए के किस महापागल ने यह सिस्टम बनाया है कि पेपर को 45 मिनट दिया जाएगा या पेपर को 1 घंटे दिया जाएगा? अरे महापागल, ये भी तो बनाना था कि ओएमआर कितने देर पहले बटेगा, वो क्यों नहीं नोटिस में आपके मेंशन्ड है? कोई सेंटर वाला ओएमआर पहले बांट देता है, कोई सेंटर वाला उस 1 घंटे के बीच में ही ओएमआर बांटता है। अगर 1 घंटे के बीच में ओएमआर बट रहा होगा, फिर उसके बाद पेपर बट रहा होगा, ओएमआर में रोल नंबर वगैरह भरने में लगभग 10 से 15 मिनट का बच्चे का समय जाएगा। आप सेंटर पर एंट्री लेट कर रहे हैं, वो तो एक अलग मुद्दा हो गया, वो तो मुद्दा है ही है। लेकिन आप जो 1 घंटे का समय या कुछ पेपर से 45 मिनट का समय दे रहे हैं, उसी बीच में आप ओएमआर बांट रहे हैं, उसी बीच में आप पेपर बांट रहे हैं, उसी बीच में बच्चा ओएमआर पे रोल नंबर भर रहा है, तमाम फॉर्मेलिटीज भर रहा है, उसी 45 मिनट के अंदर वो मुहर लगाएगा, उसी में वो सिग्नेचर करेगा, फोटो चिपका के आपको एडमिट कार्ड पकड़ाएगा, आप उसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो उस 45 मिनट में वो परीक्षा देने बैठा है कि ये बेहुदा काम करने बैठा है? तो फोटो खिंचाई ही कर लीजिए। और क्या पारदर्शिता, क्या फोटो खींच के आप करेंगे, क्या सिग्नेचर आप कराएंगे, जब बच्चों को ईमानदारी से पेपर खुद ही नहीं देने दे रहे हैं? अगला मुद्दा, बच्चे और अभिभावक मतलब क्या आपने गधा समझ लिया है? देश की पूरी की पूरी मीडिया एजेंसी, पूरे के पूरे राजनेता, पूरे का पूरा साम्राज्य चुनाव में व्यस्त है। शिक्षा मंत्री का एक ट्वीट देखने को नहीं मिला। मैं किसी पार्टी का विरोधी और समर्थक नहीं हूं, क्लियर कर देता हूं। एक ट्वीट देखने को नहीं मिला। इतनी बड़ी परीक्षा अगर देश में कराई जा रही है तो आप एक छोटी सी शुभकामना नहीं लिख सकते थे? इसका मतलब है कि आपको मतलब ही नहीं है कि सीयूईटी की परीक्षा चल रही है, कोई लेना देना ही नहीं है कि सीयूईटी की परीक्षा चल रही है। पिछले दिनों जब दिल्ली के सेंटर की परीक्षा कैंसिल की गई, इस निकम्मे यूजीसी के चेयरमैन ने, इतनी उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि उसने ट्वीट किया, एक मीडिया आर्टिकल में जो इन्होंने बयान दिया था उसको ट्वीट किया। अरे अपने ट्विटर पर खुद क्यों नहीं लिखे कि दिल्ली के सेंटर की परीक्षा कैंसिल की जा रही है? लिखने में क्या शर्म आ रही थी? आर्टिकल में आप ही का बयान तो छपा था और उसी बयान को आप क्यों रिट्वीट कर रहे हैं? या तो शर्म आ रही है या समय नहीं है। अगर शर्म आ रही है तो पद छोड़ देना चाहिए, और अगर समय नहीं है तो आप, उससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। पेपर सिर्फ एक माध्यम में क्यों? पेपर देखने को मिला, पहले तो बच्चों से आपने फॉर्म में भरवाया कि बाबू आप इंग्लिश में पेपर दोगे कि हिंदी में पेपर दोगे, ये तो भरवा लिए, समझ में आया। देश में सीयूईटी के अलावा बहुत शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ना कराई जा रही हो। किसी बच्चे ने अगर इंग्लिश में पेपर का मीडियम भर दिया, अब वो गलती से भरा है सही से भरा है वो तो एक अलग बात हो गई। अगर उसने भर दिया तो उसको आप इंग्लिश का ही पेपर मतलब जनरल टेस्ट का पेपर है तो इंग्लिश मीडियम में ही पकड़ा देंगे। अगर इंग्लिश में छोटा सा मिस्टेक हुआ तो फिर उस लड़के उस पेपर की जिम्मेदारी कैसे होगा? आप देखेंगे कि कोई भी पेपर इस देश में होता है तो उसमें ये होता है कि इंग्लिश का जो लैंग्वेज होगा वो मान्य होगा, अगर हिंदी में कोई त्रुटि होती है तो कम से कम हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर लैंग्वेज लिखा, क्वेश्चन लिखा रहता है तो बच्चे को समझने में तो आसानी होती है। भैया वो 12 पास करके आ रहा है, 12th पास करके आ रहा है, क्यों उसको बंधन में बांध दोगे क्या कि वो अंग्रेजी मीडियम से आया तो अंग्रेजी मीडियम ही पढ़ेगा जीवन भर, या हिंदी मीडियम से आया है तो वो एंगल को कोण नहीं जान सकता, नहीं अधिकार है उसको पढ़ने का? फीस ले रहे हैं फॉर्म का किस बात के लिए? 2 पन्ना अधिक हो जाएगा पेपर में तो कोई दुख हो जाएगा, लेकिन पता नहीं किस महापागल ने, इस कमेटी में कितने लोग हैं जिसको कुछ नहीं आता है और एकदम गधे हैं, और अपनी गधागिरी अपने उस पद पर बैठ करके बच्चों और अभिभावकों पर थोप करके उन्हें गधा साबित कर रहे हैं। सेंटर्स पर कुछ बच्चों ने बताया कि जब हम इस चीज का विरोध कर रहे थे, इस प्रॉब्लम्स को बता रहे थे कि हमें अपने सेंटर पर एंट्री लेट से दिया है, हमें समय कम मिला, हमें 40 मिनट मिला, कुछ बच्चों को 20-20 मिनट का समय मिला। 20 मिनट में कौन सा पेपर कर लेगा? यूजीसी के चेयरमैन को ही बिठा दूंगा सीयूईटी का पेपर देने के लिए और 20 मिनट में कह दूं कि पेपर सॉल्व कर दो, कैसे कर देंगे? खुद फेल हो जाओगे, 33% से ज्यादा नंबर नहीं आएगा, कट ऑफ पार करना तो बहुत दूर की बात हो गई। आपका एकेडमिया जो भी रहा हो,
पास्ट में, लेकिन अभी वर्तमान समय के हिसाब से आप अगर गलती कर रहे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। कुछ सुझाव मैं रखना चाहूंगा, सुझाव ध्यान दीजिएगा और शेयर करके पहुंचाएगा कि महोदय तक पहुंच जाए। हाँ, मैं इस पर चर्चा कर रहा था कि बच्चों ने जब सेंटर पर विरोध किया कि मुझे समय कम मिला है, पहले तो वहां का घटिया एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें मना किया, फिर उन्हें हटाया सेंटर से, उसके बाद गेट पर खड़े होने के बाद बच्चों को धमकाने का भी प्रयास किया गया कि भाग जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से, नौटंकी तुम लोग मत करो यहाँ पे मतलब बच्चे तो छोटे हैं। और उसमें भी अगर 100 बच्चों का किसी सेंटर पर मैं मिनिमम मान रहा हूँ, तो उसमें 3-4 बच्चे 10 बच्चे अगर विरोध कर रहे हैं, वो बच्चे कितना मजबूत हो सकते हैं, या उसमें 3-4 गार्जियन भी रहेंगे तो कितना मजबूत हो सकते हैं। 4 पुलिस वाले आकर के धमका देंगे तो क्या करेंगे वो बच्चे। और ना कोई मीडिया में खबर है, ना कहीं ये पब्लिक में चर्चा है, तो सुनेगा कौन। मामला खत्म हो जाएगा 2 दिन बाद। मैं चिल्ला के रह गया, बच्चे का फ्यूचर खराब हो गया, स्टूडेंट्स का, बस वो उनका फ्यूचर खराब हुआ, मेरा गला खराब हुआ, वैल्यू कुछ नहीं रह गई। कमेटी में बैठे हैं गधे लोग। सुझाव क्या है? सीयूईटी के लिए बेहतर कमेटी का निर्माण होना चाहिए। जो भी ये कमेटी अभी वर्क कर रही है, अगर इस तरीके की कमेटी वर्क करती रहेगी, सीयूईटी में कभी भी सुधार नहीं होगा। अगर सीयूईटी 2022 से शुरू हुआ है, 2024 तक ये दशा है, कभी ऑनलाइन करते हो, कभी ऑफलाइन करते हो, कोई भी फिक्स आपके पास एक ये नहीं है, आपने उसकी स्टडी नहीं की, कोई मैपिंग आपने नहीं बनाया, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया कि अगर हम ये काम कराते हैं, ऑफलाइन परीक्षा कराते हैं तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। नहीं, इस पर मैं बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स पर अगर बता दूं कि सेंटर्स ऐसी गली गली में दिए जा रहे हैं कि वहां बच्चे पहुंचने में पता चलता है, एक बच्चा आधा घंटा पहले भी निकला है, उस गली में फंस गया, उस जाम में। सेंटर वाले तो खुद लेट करते हैं, बच्चा खुद ही सेंटर तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों एनटीए छोटा सा सुझाव नहीं दे सकता था सेंटर्स को कि आपका सेंटर अगर सकरी गली में है तो कम से कम बाहर 2 छोटे छोटे बैनर्स लगवा दीजिए, गली के एक साइड, गली के दूसरे साइड, कि आज सीयूईटी की परीक्षा इतने बजे से इतने बजे के बीच में होने वाली है, इस डेट तक कृपया 4 पहिया वाहन न लेकर के आए। कुछ तो अवेयरनेस फैला देते। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत लाभ मिल जाता। गार्जियन से लेकर के बच्चों सभी को निजात मिल जाती इस समस्या से। वो छोटी समस्या मैंने चर्चा किया। ऑनलाइन और ऑफलाइन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जिस तरीके से ऑफलाइन परीक्षा कराई जा रही है, यह पूरी तरह से ऑनलाइन से भी कहीं ज्यादा खराब चल रही है। ऑनलाइन में तो आप परीक्षा कई फेजेज में कराते थे, कैंसिल होती थी, ये तमाम समस्याएं। यहां तो कैंसिलेशन का भी कोई संभावना नहीं दिख रहा है, सेंटर पर दबाव बना करके बच्चों को परेशान कर दिया जा रहा है। ऑनलाइन में कम से कम रिकॉर्ड तो रहता था कि बच्चा अगर 13 मिनट ही उसको बैठने का मौका दिया गया तो 13 मिनट ही बैठने का मौका दिया गया। यहां तो इन्विजिलेटर झूठ बोल देगा, बच्चे को दबाव बना के कहवा दे रहे हैं कि लिखो कि 1 घंटा बैठे हो सेंटर पे। क्या करेगा बच्चा? वह मार करेगा, लड़ाई करेगा आपसे। 12th पास बच्चे कितने मैच्योर हैं। ऑफलाइन की दुरुस्त व्यवस्था की जाए। अगर ऑफलाइन परीक्षा करानी ही है साहब, तो दुरुस्त व्यवस्था करिए, बेहतर प्लानिंग के साथ परीक्षा कराइए, नहीं तो सीयूईटी परीक्षा मत कराइए। मेरिट के आधार पर एडमिशन कराइए, हम भी अपना चैनल बंद कर देंगे और आप भी अपना सीयूईटी की कमेटी बंद कर दीजिए। वो ज़्यादा बढ़िया है कि आप मेरिट के आधार पर एडमिशन लीजिए। जब यही बेहुदागिरी करनी है तो वहीं करिए। कौन सा टैलेंट आप देख ले रहे हैं जब गलत तरीके से पेपर करा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज से कहीं ज़्यादा बेहतर था कोर्स वाइज एग्जाम। मैं देख पा रहा हूं, पिछले दिनों मैंने इस चीज़ को महसूस किया, अपनी पूरी टीम में मैंने डिस्कस किया। पता नहीं क्यों इस कमेटी को ये चीज़ नहीं कभी सोचने को ध्यान में आई, मुझे तो ध्यान में आया। मैं देख रहा हूं लगातार तमाम यूनिवर्सिटीज़ का अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखूं, बच्चे को अगर बीएससी मैथ्स में एडमिशन लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कम से कम मांगेगा ही मांगेगा। हर यूनिवर्सिटी मांग रही है, कुछ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज भी मांग ले रही है। तो आप साहब अगर ये बताओ कि बच्चे को 45 मिनट फिजिक्स दे रहे हो या 1 घंटा केमिस्ट्री फिर दे रहे हो, अलग अलग बांट के दे रहे हो, उससे बढ़िया ये नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक ही पेपर में रख देते और साथ में एक ही साथ 3 घंटे का समय दे देते। जानते हो कि नहीं जानते हो, बच्चा जब एक बार बैठता है तो उसका रिदम बनता है, 10-15 मिनट लग जाता है रिदम बनाने में, और लास्ट का 10 से 15 मिनट उसको डर लगे रहता है पेपर खत्म होने वाला, पेपर खत्म होने वाला है। तो 1 घंटे में आगे का 10 पीछे का 10, 20 मिनट खराब हो गया। और 3 घंटे में 10-10 खराब होगा तो उसमें 20 मिनट और इसके 20 मिनट में बहुत डिफरेंस है। आपको अगर अलग अलग डोमेन वाइज रखना भी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक साथ बिठा लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक साथ बिठा लीजिए, और उस इतना बिठाने के बाद आप जब मार्किंग कराइए तो फिजिक्स की अलग मार्किंग मेरिट बनवा दीजिए, केमिस्ट्री की अलग, मैथ्स की अलग। और तमाम यूनिवर्सिटीज तो उसी पर एडमिशन ले रही हैं। और जीटी का अलग पेपर हो ही रहा है, तो उस जीटी को जो है जो यूनिवर्सिटी जीटी लेगी उसको पीसीएम के साथ जोड़ दीजिएगा, उसकी मेरिट वो जोड़ लेगा, हो गया काम खत्म।
लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज चोचला पाले हुए हैं। 45 मिनट पेपर दिया, फिर 45 मिनट का गैप दिया। अब वो बच्चा सेंटर के अंदर रहे कि सेंटर के बाहर रहे, बाहर रह के भी क्या करेगा? वो उससे ज्यादा वो धूप में परेशान हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, 10 सवाल गलती ही करेगा, सही नहीं करेगा। और इससे आप टैलेंट नहीं आंकेंगे। किसी को परेशान करके, किसी को समय पर पेपर न दे करके, किसी को सेंटर पर ढकेल करके परेशान करके, किसी को गर्मी में परेशान करके, तो उससे कंपटीशन का लेवल आप नहीं आंक रहे हैं। इसमें तो गलत आप कर रहे हैं। कुछ सेंटर्स की व्यवस्था अच्छी है, कुछ सेंटर्स पर निकम्मापंथी चल रही है। तो बच्चे की गलती है क्या कि उसने उस शहर में अपना सेंटर डाला, या उस शहर के आसपास उसने जन्म लिया कि अपना नजदीकी सेंटर डाल दिया? उसकी क्या गलती है बच्चे की? पेपर मस्ट बी बाइलिंगुअल। देश में जब सारी परीक्षा बाइलिंगुअल होती है, आप कहते हैं कि सीयूईटी परीक्षा जो है 16 लैंग्वेज में कराई जाएगी, 17 लैंग्वेज में करा दी जाएगी, भारतीय भाषाओं में करा दी जाएगी, तो सीमित क्यों कर रहे हैं? इंग्लिश मीडियम डलवा के सिर्फ इंग्लिश मीडियम में क्यों पेपर दिलवाएंगे? क्यों उसमें हिंदी का, अगर इंग्लिश में सवाल पूछा है तो उस सवाल को हिंदी में क्यों नहीं लिख पा रहे हैं आप? कहीं ना कहीं या तो आपके अंदर डर है कि कुछ मिस्टेक होगा तो फिर हमारा लूप होल पकड़ा जाएगा। तमाम ऐसी समस्याएं, ये जो मैंने इस पर लिखा है, जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया है, तमाम ऐसी समस्याएं और भी हैं, बहुत सारे सुझाव अभी और भी हैं। अभी इतना मेरे दिमाग में वीडियो बनाने से पहले तुरंत आया और मैंने सोचा कि ये बात कहनी चाहिए आप सभी से। उम्मीद करूंगा कि बातें अगर आपको सही लगी हैं, जरा कमेंट बॉक्स में कहिएगा हाँ सही लगी है बात आपकी। और पूरा वीडियो देखने वाले को सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद, क्योंकि हम जैसे लोगों का कोई वीडियो इस तरीके से निरर्थक रूप में नहीं देखेगा। लोग चुनाव का प्रचार देख रहे हैं, लोग रील देख रहे हैं, दबदबा हमेशा बना रहे। लोगों को मतलब नहीं है सीयूईटी की परीक्षा कैसे चल रही है। मतलब है उन बच्चों को जो कक्षा 12 पास करके आए हैं, किसी बड़े विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं और इस घटिया एजेंसी के चक्कर में पड़ गए हैं, और मजबूरी है इस चक्कर में पड़ना, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओनली सीयूईटी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है। सीयूईटी एक बहुत अच्छा पहल है, लेकिन इस पहल को इस तरीके से करेंगे आप? माफी चाहूंगा सरकार, अगर इस तरीके से परीक्षा चलेगी तो आप सीयूईटी बंद कर दीजिए, हम चैनल बंद कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।